तुम्हें समेट लूं या तुम में सिमट जाऊं, मेरी नज़र हो या तुम्हारा नज़रिया, बस प्यार होना चाहिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल से बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी जनरेटर की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, इसका क्या यूज है, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो खासकर ये वीडियो बनाई ही गई है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th लेवल की बात तो करेंगे ही, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास 10th तक जो भी बातें बताई जाती हैं वो इस फिगर के बारे में बताई जाएंगी। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट के बारे में बता दी जाती हैं और क्या इसका यूज है। लेकिन क्लास 12th में आने के बाद इनकी हमें गणनाएं भी करनी पड़ती हैं। कैसे करेंगे वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वैसे 100% वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो मजा आ जाएगा, मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसी जनरेटर होता क्या है। यहाँ पर मतलब है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, जैसे घरों में जो बिजली आ रही है वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। करंट दो टाइप के होते हैं, एक दिष्ट धारा होती है और एक क्या होती है, एसी। एक क्या होता है मित्र, डीसी होता है और एक होता है हमारा एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिष्ट धारा होती है। तो दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। दिष्ट धारा में दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। धारा की दिशा हमेशा निश्चित होती है, ये बदलती नहीं है। जैसे हम कोई भी डिवाइसेस, कोई भी सेल लेते हैं जहां से हमें विद्युत वाहक बल मिलता है, जैसे बैटरी हो या सेल हो, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर प्लस और माइनस ये दो पॉइंट क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं। आपने देखा होगा जो घर में इन्वर्टर या फिर ट्रैक्टर की बैटरीज होती हैं, वहां पर प्लस और माइनस लिखे होते हैं, फिक्स होते हैं। तो प्लस से माइनस की ओर धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। तो जो हमारे टार्च में सेल लगे हो, रिमोट कंट्रोल में सेल लगे होते हैं, वो सब हमारे क्या करते हैं, दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में बिजली आती है उसको हम यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें प्लस माइनस निश्चित नहीं होते हैं, ये लगातार अपनी दिशा को बदलते रहते हैं। मतलब एक धन और जो ऋण होते हैं वो कभी धन को ऋण, धन के बाद फिर पुनः ऋण हो जाता है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होता है, इसमें बदलाव होता है। आप देखे होंगे घर में, कभी आपने देखा है कि जो स्विच वगैरह होते हैं जिसमें आप चार्जर वगैरह लगाते हैं, जो छिद्र होते हैं उसमें कभी आपने देखा कि प्लस माइनस लिखा है, नहीं लिखा होता है। और जो आप तार उसमें इंटर करवाते हैं, कभी आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि काला वाला इसमें लगाएंगे, लाल वाला इसमें लगाएंगे। ऐसा कभी आप सोचते बिल्कुल नहीं है, जहां पाएंगे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हर बार जो धारा का मान है, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, चाहे जिसमें लगाएंगे। और कैसे होगा, इन सारी बातों का आज पता यहाँ पे चल जाएगा। वैसे हम एसी जनरेटर की बात जो कर रहे हैं, वो हम जो जनरेटर होता है शादी विवाह में लगाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। घरों में बिजली जो आ रही है, यहाँ तो एसी जनरेटर का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र द्वारा हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। लेकिन हम एसी जनरेटर जो हमारे घरों में आ रहा होता है, जैसे गांव में शादियों में, फंक्शंस में हम जनरेटर ले आते हैं, उसकी कल्पना कर लें तो हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज हम देख पाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं मानकर चलता हूं कि 2-3% भी नहीं ऐसे होंगे जो जल विद्युत संयंत्र के पास कभी गए होंगे। मैं भी नहीं गया हूं इवन, लेकिन उसकी कल्पना करें तो आप देखते हैं कि जो मशीन होती है जनरेटर, उसके सामने एक एंटीनेटर लगा होता है, उसमें दो तार लगे निकले हुए होते हैं। वो दो तार कौन से हैं, यही दो तार हैं। और इसके अंदर का जो फेनोमेना होता है, कैसे बना होता है, उसमें दो मैग्नेट लगे होते हैं,
शक्तिशाली चुंबक होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, N और S पोल बने होते हैं, इसके बीच में एक कुंडली बनी होती है ABCD। कभी आपने अगर खोला होगा तो हो सकता है ये जो कुंडली आयताकार है वो वृत्ताकार उसमें दिख रहा हो, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। और बीच में ये जो हमने लाइन बनाई है ये हमारा क्या होता है, धुरा होता है, जो इस तरह से घूमता है। यहाँ पर दो हमने सर्पी वलय बनाए हैं जो कि X और Y है, ठीक है। ये हमारे दोनों क्या है मित्र, सर्पी वलय है। क्या है, सर्पी वलय है, ठीक है। दो धातु के छल्ले होते हैं वृत्ताकार, और ये हमारे दो जो इस तरह से प्लेट की तरह बने हुए हैं, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर हैं ब्रुश हैं। क्या है, ब्रुश हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये हमारे क्या हैं, यहाँ पर दो तार निकले हुए हैं जैसे जनरेटर में निकालते हैं हम, और यहाँ पर हमने इन्हें शो किया है। यहाँ से मित्र हमें क्या मिलेगा, IMF, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, ठीक है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, प्रेरित धारा के रूप में मिल जाता है। तो ये सारा इसका डायग्राम है, इसमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है, पहले लिखी जाती है, पहले क्या लिखा जाता है मित्र, रचना। मतलब इस चित्र की रचना कैसे हुई है इसके बारे में डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले मैं पूरी बातें यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो की PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी ही। अभी मैंने नहीं दिया है लेकिन जल्दी ही आप लोगों को मैं दे दूंगा इस वीडियो के बाद। तो रचना में हमें इसमें मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, क्षेत्र चुंबक। क्या होता है मित्र, क्षेत्र चुंबक। अब 10th क्लास में आप लोगों को इसका ही केवल डेरिवेशन बता दिया जाता है कि क्या क्या पार्ट हैं। दूसरा पार्ट है हमारा कुंडली, ठीक है। क्या है मित्र, कुंडली। कुंडली को हम आर्मेचर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, आर्मेचर होता है, ठीक है। और इनके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। क्षेत्र चुंबक क्या है, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक लगा होता है जिसके 2 ध्रुव N व S होते हैं, ये आपको बताना है। कुंडली यानी आर्मेचर क्या है, इसमें कई फेरों की एक कुंडली लगी होती है जिसको ABCD यहाँ पे बनाया गया है। तीसरा पार्ट है हमारा यहाँ पर सर्पी वलय। क्या है मित्र, सर्पी वलय, ये है हमारा सर्पी वलय। और चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि लगा हुआ है ब्रुश, ठीक है, ये ब्रुश लगा हुआ है। तो 4 इसके रचनाएं हैं, 4 पार्ट मुख्य होते हैं। बाकी आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी करना है। कैसे करोगे, हमने बता दिया है कि एक शक्तिशाली चुंबक होता है, कुंडली होती है कई फेरों की, इसके बारे में आप लिखेंगे। सर्पी वलय क्या होता है, 2 धातु के छल्ले बने होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग लगाए होते हैं। कुंडली का एक सिरा एक छल्ले से और कुंडली का दूसरा सिरा दूसरे छल्ले से संपर्कित रहता है, और 2 इसमें ब्रुश लगे हुए हैं जो कि PQ हमने बनाया है। ये ब्रुश इन छल्लों पर बिल्कुल जैसे ये छल्ला है इस पर इस तरह से ऐसे दबे हुए होते हैं, मतलब इसमें लॉक नहीं होता है, मतलब ये जब छल्ले घूमेंगे तो इस पर लगा हुआ जो ये ब्रुश है इस पर संपर्कित रहेगा, टच रहेगा। तो ये आपको समझना है। जब ये कुंडली घूमेगी, हमें पता है, हमने बताया था आप लोगों को फैराडे का प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो नियम है ना, वहां पर हमने बताया है आप लोगों को कि जब कुंडली और मैग्नेट के बीच में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक का मतलब होता है एक रुका हुआ हो दूसरा चलायमान हो, मतलब यहाँ पर कुंडली नहीं मूव कर रही है बल्कि चुंबक जो है मूव नहीं कर रहा है और कुंडली क्या है, मूव कर रही है। तो आपेक्षिक गति हो रही है। निश्चित रूप से जब ये आपेक्षिक गति होगी तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलेगा, ठीक है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। ये चीजें आपको समझनी है। तो ये था इसका आपका रचना। अब हम समझेंगे इसकी गणना के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अब लिखना चाहिए क्या मित्र, सिद्धांत। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा आप सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, ध्यान दीजिए। यह जो होता है यहाँ पर लिखेंगे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य
करता है। ये आप सिद्धांत लिख लेंगे। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे गणना में। यहाँ पर गणना लिख लीजिएगा, कैसे कैसे गणनाएं हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना चाहिए फाई बराबर होता है मित्र बी ए कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक एक स्टेप्स को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फैराडे का नियम लगाएंगे। ठीक है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या कहता है, हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E बराबर होता है N डी फाई बटे डी टी। ये चीज हम जानते हैं, यहाँ पर माइनस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी किसी बुक में यहाँ पर एप्सिलॉन जो हमने लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी जगह पे अगर आपको ई लिखा दिखाई दे तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आपको समझ के रखना है कि ये चीज क्या है, हमारा विद्युत वाहक बल है। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्सिलॉन ही लिखा गया है, तो आप इसको लिखिए। और अगर आप कोई और बुक रीड कर रहे हैं तो वहां पर अपने अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। बाकी की चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी, सारे डेरिवेशन सेम तरीके से रहेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ई बराबर माइनस एन, ये हमारा है डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू ये चीज हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा हो जाएगा मित्र। यहाँ पर बी और ए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल इस कुंडली का क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो ये चीज आगे आ जाएगा। तो ई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस एन बी ए, और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट टी है और यहाँ पर कोण थीटा है, इसलिए इसका हम अवकलन नहीं कर सकते अभी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, परंतु हम इसे कांस्टेंट मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब कुंडली घूमेगी तो लगातार इसका कोणीय विस्थापन क्या होगा, बदलता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर कोण को क्या करेंगे, बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन आपका यहाँ पर होगा थीटा, कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा, और बटे क्या है, समय। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो दैट इंप्लाइज थीटा का गुणा 1 में हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा इंटू टी हो जाएगा मित्र। ठीक, अब ये थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो ये हमारा मान आ जा रहा है E बराबर माइनस एन बी ए, और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये हम हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इतना आप समझिए। इसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये माइनस एन बी ए। अब देखिए इसका अवकलन करिए, अवकलन का फॉर्मूला जो लोग मैथमेटिक्स से हैं वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर जो लोग बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। डी अपॉन डी टी मतलब डी अपॉन डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन, और ये जो कोण है वहां पर वो चीज लिख देंगे। अगर कोण इसके रिस्पेक्ट की तरह है तब तो इतना ही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट वाले यानी सापेक्ष वाले अंक में किसी चीज का गुणा है तो दोबारा से हमें इस पूरे पार्ट का क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। ओमेगा टी का पुनः अवकलन होगा तो टी का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं डी अपॉन डी टी अगर कॉस टी है तो इसका सूत्र आता है माइनस साइन टी। ठीक है मित्र, इस तरह से इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, परंतु यहाँ पर कोण ज्यादा था इसलिए यहाँ पर जिसका गुणा हो रहा है उसका दोबारा से अवकलन जब करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और समराइज कर लें तो E बराबर एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन बी ए, और ओमेगा का भी गुणा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ओमेगा टी। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानकर रखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानकर रखिएगा। अगर हम कहें कि यहाँ पर एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो अधिकतम हो, अधिकतम पाने के लिए हमें यहाँ साइन का जो मान होगा वो 1 रखना होगा। तो ठीक है, लिखते हैं इस चीज को, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं
तो यहां पर लिखूंगा ई के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए। तो अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा मित्र, यहां पर अगर अधिकतम वैल्यू है तो हमें यहां पर रखना होगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो होगी वो 1 रखनी होगी। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो ये 1 तभी आएगा जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी। हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम यहां पर मानेंगे कि ओमेगा टी क्या है, 90 डिग्री का है, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब आप देखेंगे अगर साइन ओमेगा टी की जगह 1 रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा एप्सिलॉन, और अधिकतम है तो अधिकतम को हम यहाँ पर नॉट से प्रदर्शित करेंगे। नॉट मतलब 0 लगाएंगे। आप मैक्सिमम भी लिख सकते हैं परंतु मैक्सिमम नहीं लिखा जाता, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो ये आपका अधिकतम मान होगा। तो इसकी जगह पे हमने अधिकतम ये लिख दिया। अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी NBA ओमेगा आ जाएगा, NBA ओमेगा आ जाएगा। और अगर हम क्या करें, फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम इसका मान रखें NBA ओमेगा का मान, ये चीज एप्सिलॉन नॉट यहां पर रख देंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा E बराबर E नॉट और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान के रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम इस विद्युत वाहक बल को विभव के रूप में, साथ में हम धारा के रूप में भी प्रदर्शित करेंगे। अभी के लिए आप इतना वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मित्र आगे ध्यान देंगे कैसे करना है। E बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, यहां तक हमें प्राप्त हुआ है। और यहां पर लिखेंगे इफ E बराबर हो किसके, V के, तो जहां पर E नॉट होगा वो हमारा V नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये विभव के पद में है, तो इन चीजों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर V नॉट और साइन ओमेगा टी। एक फॉर्मूला विभव के पद में मित्र इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, कुछ और तरीके हम यूज करेंगे जिसमें अलग अलग तरीके के फॉर्मूले आएंगे। वैसे आपका ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। हम यहाँ पर ओमेगा का और कुछ फॉर्मूला रखेंगे, जैसे ओमेगा बराबर आपका होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। ये हमारा आवर्तकाल है, मतलब एक बार पूरा वृत्त घूमने में कितना होता है, कितना कोण घूमेगा, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई मतलब 360, और आवर्तकाल जितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में वो ये चीज यहाँ पर रख देंगे। मतलब ये कुंडली एक बार चक्कर लगाएगी तो एक वृत्त घूमेगी ना, तो ये चीज यहाँ पर रखेंगे, इसमें नहीं बल्कि इसमें रखिएगा। तो ये वैल्यू निकल कर आएगा हमारा E बराबर, ये फॉर्मूला हो जाएगा E मतलब एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा साइन, और ओमेगा की जगह पे रख देंगे 2 पाई और स्मॉल टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। ओमेगा का और सूत्र हम जानते हैं 2 पाई n, n क्या है यहाँ पर लिख लेंगे, जहां n क्या है, आवृत्ति है, n आवृत्ति है, ठीक, n आवृत्ति के है। तो इसको आप अगर इसमें हम एंटर करें तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा की जगह पे हम रख देंगे 2 पाई n। देखिए n की जगह आप न्यू भी रख सकते हैं, और यहाँ पे t है तो t रख दीजिए। तो एक सूत्र ये भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सूत्र ये भी होगा। सारे फॉर्मूले हमारे समीकरण नंबर 3 से निकल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर स्टार लगा कर रखिए, यही हमारे इस डेरिवेशन का स्टार है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि परिपथ, जिस परिपथ में ये जा रहा है, यदि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो, यदि परिपथ का प्रतिरोध R हो तब, ठीक है, तब समीकरण 3 में R से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिएगा इसमें। तो ये हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R और एप्सिलॉन नॉट बटे भी R हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं विद्युत वाहक बटे प्रतिरोध को हम धारा कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र धारा I बराबर ये हो जाएगा I नॉट और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको स्टार लगा लेना चाहिए। इस टॉपिक का ये भी एक स्टार है। जहां पर I नॉट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे I नॉट धारा का अधिकतम यानी शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। इसको हम क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान।
आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है। इस प्रकार से हम यहाँ पर धारा का शिखर मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कितना विद्युत वाहक बल निकल रहा है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और कितनी धारा निकल रही है उसको आप इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कैसे प्रत्यावर्ती धारा बनती है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगला टॉपिक आप लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। तो कैसे उत्पादन होता है ये आप छोटा सा एक हेडिंग इसी टॉपिक के अंतर्गत लगाएंगे जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। इसके लिए आप फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर लिखिएगा कोण यानी ओमेगा टी, ओमेगा टी का मान और यहाँ पर साइन का मान, साइन ओमेगा टी। कैसे कैसे वैल्यू डिवाइड होगी, यहाँ पर देखिए कोण 0 हो सकता है, फिर यहाँ पर आप लिखिएगा 90 हो सकता है और 180 हो सकता है, फिर 270 हो सकता है और 360 भी हो सकता है, ठीक है। इतने पार्ट में आप इसको समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे, अगर हम ओमेगा टी की जगह पे 0 अंश रख देंगे तो साइन ओमेगा टी का मान क्या आ जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, 270 की -1 होती है और 360 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्थितियां। आप समझिए ये होता क्या है, कहने का मतलब है जो ये कुंडली इसके बीच रखी है, ऐसे आप समझिएगा कि जैसे मेरा ये हाथ है, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है और बीच में ये क्या है, कुंडली है। कुंडली इस तरह से क्या होगी मित्र, ऐसे कुंडली घूमेगी। तो सोचिए जब इस स्थिति में है तो 0 अंश का कोण बना रही है। एक बार ऐसे होगी 90 डिग्री बनेगी, एक बार ऐसे बनेगा तो क्या होगा 180, इसी तरह से ऐसे बन जाएगा दो, फिर यहाँ पर आया 270, फिर ऐसे हो जाएगा तो 360 यानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये हमें 4-5 स्थितियां लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण करेंगे तो इसके लिए आप एक छोटा सा ग्राफ खींचेंगे, बहुत ही आसान है समझना, ठीक ऐसे बनाएंगे। अब आप देखिए कि इसमें जो भी वैल्यू हमने लिखी है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। आप देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम कभी भी आप देखिए कि कुंडली जब भी घूमेगी तो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। तो यानी मैक्सिमम जब होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, यानी विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेना है यानी 1 लेना है और माइनस यहाँ पे 1 लेना है, ये हमारा निगेटिव विद्युत वाहक बल होगा। अब आप समझिए जब हम 0 अंश रखते हैं, 0 अंश पर होता है तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 आ रही है। जब 90 हो रहा है एक तो यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये हमारा 90 है, यहाँ पर 0 अंश रखेंगे, 90 यहाँ पर होगा और पुनः क्या हो रहा है 180 पे पुनः 0 हो जा रहा है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से वक्र बन जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर 270 हो रहा है तो -1 के सामने चला जाएगा यहाँ पर, तो -1 तक आएगा और पुनः जब 360 होगा तो पुनः ये चीज क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा 0 है, ये 90 को आप π/2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 180 को पाई और इसको लिख सकते हैं 3π/2 रख सकते हैं मित्र, और ये हमारा क्या है 2π है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बार हमें धारा का अधिकतम मान मिलता है और एक बार न्यूनतम मान मिलता है और बाकी 3 स्थितियां ऐसी आती हैं एक चक्र में कि जहां पर हमें धारा 0 मिलती है। मतलब कोई भी कुंडली जब एक चक्कर लगाती है तो वहां पर हमें क्या मिलता है, एक ही बार धारा का मान मिल पाता है, बाकी के स्थितियों में हमें धारा नहीं मिलती है, ठीक है। पुनः अगला चक्र आएगा और आप जानते हैं कि कोई भी जब जनरेटर चलता है तो वो धीरे नहीं चलता है, बहुत तेजी से वो घूमता है, तो इसलिए फटाफट हमें हर चक्र में एक एक बार धारा मिलती रहती है। और आप ये चित्र जो देख पा रहे हैं, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा के चिन्ह को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखना है कि इसे हम साइन वक्र भी कहते हैं, इसे साइन वक्र भी कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में जितने भी अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी के एक वक्र बनते हैं अलग अलग तरह के। वैसे साइन का वक्र इस तरह से बनता है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि हर टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
हम उसे अगली वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और ऐसे कंटेंट पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।